नमस्कार दोस्तों, गुरु सलाह के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित और शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पिछली क्लास में हमने अधिगम के पठार और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में चर्चा की थी और जाना था कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। आज की क्लास में हम अधिगम का स्थानांतरण व स्थानांतरण के नियम के बारे में बात करेंगे और कुछ उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको भी साथ साथ लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है। अधिगम का स्थानांतरण होता है कि जब हम कुछ सीखते हैं, किसी काम को करना सीखते हो, चाहे कोई क्रिया करना सीखते हो या किसी भी प्रकार का अधिगम होता है, तो उसे सीखने का प्रयोग जब हम दूसरी परिस्थिति में करते हैं, जब हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति होती है जब हमें किसी काम को सीखना होता है और उसका प्रयोग जब हम किसी अन्य परिस्थिति में करते हैं, तो ऐसा स्थानांतरण क्या कहलाता है? अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। जैसे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उदाहरण के तौर पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कि यदि एक व्यक्ति कॉपी पर पेन से लिखना सीखता है, उसको उसके लिए ज्यादा क्रिया करनी पड़ती है और ज्यादा अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर के एक बालक या व्यक्ति कॉपी पर पेन से लिखना सीख पाता है। लेकिन जब वो यह सीख जाता है, उसके बाद जब बोर्ड पर मार्कर से लिखता है तो उसको ना तो बहुत ज्यादा क्रिया करनी पड़ती है और ना ही बहुत ज्यादा अभ्यास करना पड़ता है। बहुत ही आसानी से वो मार्कर से बोर्ड पर लिखने लगता है। तो ऐसा कैसे होता है, ऐसा क्यों होता है, या ये क्रिया होने का क्या कारण हो सकता है? तो हम देखेंगे कि यही अधिगम का स्थानांतरण होता है। अधिगम का स्थानांतरण माने कॉपी पर आपने पेन से लिखना सीखा, उसी क्रिया का प्रयोग या उसी अधिगम का प्रयोग आपने बोर्ड पर मार्कर से लिखने में किया है, तो ये आपका अधिगम का स्थानांतरण हो गया। अधिगम का स्थानांतरण 3 प्रकार से होता है। तीनों प्रकार के बारे में आज हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रकार आप देख रहे होंगे सकारात्मक स्थानांतरण या पॉजिटिव ट्रांसफर, पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर इसको बोला जाता है। और सकारात्मक स्थानांतरण से मतलब है कि जब सकारात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव होना, पॉजिटिव होने का मतलब है सहायक होना। मतलब पहले आपने जो कुछ सीख रखा है या जो कुछ आपने एक परिस्थिति में सीखा है और वही दूसरी परिस्थिति में क्या आपकी मदद करे, आपका पहले का सीखा हुआ ज्ञान आपकी आने वाली नई परिस्थिति में अगर मदद करता है, आपकी सहायता करता है, तो ऐसा स्थानांतरण क्या कहलाता है? अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। जैसे क्या होता है कि जब भी पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव, आपके पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव क्या करते हैं? अर्थपूर्ण सहयोग करें। कैसा सहयोग करें? अर्थपूर्ण सहयोग करें। अर्थपूर्ण का मतलब है कि जिसका कोई मतलब निकलता हो, सीधे तौर पर जुड़ा हुआ होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए या सहयोग करना चाहिए। और क्या हो सकता है कि अर्थपूर्ण होना चाहिए या फिर सहयोग करना चाहिए या फिर आधार या बेस बनना चाहिए। आधार बने। किसका आधार बने? कि जब भी पूर्व ज्ञान या पूर्व में प्राप्त अनुभव अर्थपूर्ण रूप से या सहयोगात्मक रूप से या आधार बने, तब क्या होता है? एक नवीन परिस्थिति का निर्माण होता है और वो नवीन परिस्थिति में पूर्व ज्ञान नए ज्ञान में सहायता करता है या नवीन ज्ञान में जो नवीन परिस्थितियों के लिए बोध बनाता है। कैसे बनाता है? नवीन परिस्थिति में बोध बने। देखो क्या होता है कि जब भी पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव, पहले आपने जो अनुभव लिया है या जो पहले आपने ज्ञान प्राप्त किया है, वो अगली आने वाली परिस्थिति में अर्थपूर्ण ढंग से या सहयोगात्मक ढंग से या आधार बनकर के सहायता करता है। सहायता करने का मतलब है कि आपको सीखने में मदद करता है।
तो क्या होता है, नवीन परिस्थितियों में बोध बनता है। बोध का मतलब है समझ बनती है। समझ का मतलब है आपके सामने जो नई परिस्थिति आई है वो आप पुराना ज्ञान जो आपका है उसके अनुसार आप नई परिस्थिति में अनुकूलन कर रहे हैं या नई परिस्थिति को सीख रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लोग समझेंगे कि जब भी हम साइकिल चलाना सीखते, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, टेट में भी आया है और सीटेट में भी आ चुका है कि जब भी क्या एक बालक साइकिल चलाना सीखता है, क्या चलाना सीखता है, साइकिल चलाना सीखता है, साइकिल चलाना एक, और उसके बाद वही बालक जब बड़ा होकर के क्या चलाना सीखता है, बाइक या मोटर बाइक चलाना सीखता है। तो जब वो बालक साइकिल चलाना सीखता है तो उसको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और साइकिल अच्छी चलाना सीखने के बाद जब वही बालक बाइक चलाना सीख जाता है तो थोड़ा आसानी से सीख जाता है। क्यों? क्योंकि उसके साइकिल में जो ज्ञान उसने प्राप्त किया था हैंडल बैलेंसिंग का और कई प्रकार का, तो वो क्या होता है, बाइक चलाने में मदद करेगा। इसी प्रकार से क्या होता है कि जब आप दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि जब आप संस्कृत, जैसे संस्कृत सीख रहे हैं तो संस्कृत की लिपि का आप ज्ञान कर रहे हैं। संस्कृत की लिपि का ज्ञान का प्रयोग जब आप हिंदी की लिपि सीखने में करते हैं, क्योंकि वही शब्द लगभग मिलते जुलते संस्कृत की लिपि में है, उन्हीं का एक आसान सरल रूप क्या है, हिंदी की लिपि में आया है। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि यदि एक बालक संस्कृत की लिपि सीखता है और उसके बाद जब वह हिंदी की लिपि सीखता है तो आसानी से सीख जाता है, तो ये क्या है, अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है, तो इसको हम पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर या अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण कह सकते हैं। संस्कृत की लिपि, ये एग्जाम्पल के तौर पे ज्यादा पूछे जाते हैं तो आप थोड़ा सा इनका ध्यान रखें। संस्कृत की लिपि सीखने के पश्चात हिंदी लिपि का ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है दोस्तों, और इतना जानने के बाद अब हम देखेंगे कि अधिगम का दूसरा स्थानांतरण। देखो दोस्तों, अधिगम स्थानांतरण के दूसरे प्रकार में हम देखेंगे कि दूसरा प्रकार होता है अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफर, या अधिगम का प्रतिकूल स्थानांतरण। इससे तात्पर्य है कि जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान का प्रयोग जब हम दूसरी परिस्थिति में करते हैं तो पहले से सीखा हुआ ज्ञान नई परिस्थिति में बाधा उत्पन्न करता है। कैसे? जब हमने पहले ही कुछ सीख रखा है और जब हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं तो हमारा ही पुराना ज्ञान हमें बाधा उत्पन्न करता है, मतलब हमें सीखने से रोकता है। कैसे रोकता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जब आपने पूर्व में कोई ज्ञान सीखा या आपने पूर्व में कोई क्या किया, अनुभव प्राप्त किया, आपका पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव क्या करता है, क्या करता है, जब अगली परिस्थिति में क्या बनता है, बाधा उत्पन्न करता है, बाधा बनता है, क्या बनता है, बैरियर बनता है, या विरोधाभास उत्पन्न होता है। विरोधाभास का मतलब क्या होता है, विरोधाभास का मतलब होता है अपोज करना, विरोध करना। विरोध करना मतलब रोकना, यानी कि आप जो पहले से सीखे हुए हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं तो वो आपका पुराना ज्ञान आपको रोकता है सीखने से, सीखने नहीं देता है, या सीखने में समस्या होती है, कठिनाई होती है। किस कारण से? आपके पहले से सीखे हुए ज्ञान की वजह से। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण होता है। और नकारात्मक स्थानांतरण जब होता है तो क्या होता है, नई परिस्थिति में, नवीन परिस्थिति में और क्या, नवीन ज्ञान को प्राप्त करने में, नवीन ज्ञान अर्जन में क्या होता है, बाधा उत्पन्न होती है। बाधा उत्पन्न का मतलब है, बाधा उत्पन्न होती है, बाधा उत्पन्न होने का मतलब है आपको सीखने में कठिनाई होती है, समस्या आती है। क्यों समस्या आती है? कि आपने पहले कुछ ऐसा सीखा है जिसकी वजह से आप जो नया सीखने वाले हैं तो दोनों में टकराव हो रहा है, विरोध हो रहा है, क्योंकि वो पुराना ज्ञान जो है आपके नए ज्ञान से बिल्कुल अलग है, तो इसलिए अनुकूलन या समायोजन करने में आपको दिक्कत होगी। तो ये क्या कहलाता है, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है।
अब ऐसे में क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे कि जब भी ये कोई कला का विद्यार्थी है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हाई स्कूल के बाद क्या होता है, हम लोगों को साइंस लेनी पड़ती है या फिर हम लोग क्या ले लेते हैं, जैसे बायो और मैथ, दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ता है। अब ऐसे में क्या होता है, अगर कोई बालक या विद्यार्थी या बच्चा साइंस ले लेता है या बायो ले लेता है, सॉरी, तो बायो लेने के बाद क्या होता है, अगर उसको किसी दिन मैथ की क्लास में बिठाया जाए तो उसको समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट बायो में हो चुका होता है। अब क्या होता है, उसको मैथ सीखने में प्रॉब्लम होती है, जबकि वही मैथ को उसने हाई स्कूल में पढ़ रखा है, फिर उसको फर्स्ट ईयर एंटर में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों होती है, क्योंकि वो बायो ले चुका है। और थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि जब वही 12th करने के बाद ग्रेजुएशन में जाता है, ग्रेजुएशन में क्या होता है, दो स्ट्रीम में सब्जेक्ट लिए जाते हैं, जैसे कि एक साइंस साइड से, एक आर्ट साइड से। अब कला वर्ग के जो विद्यार्थी हैं और जो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनके विषय अलग अलग हो जाते हैं। अब जब वो 3 साल पढ़ लेते हैं, जैसे कला में आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ ली है, उसके बाद आपसे मैथ फिजिक्स लगवाई जाए तो क्या होता है, आपको बहुत समस्या होती है। इसी प्रकार से जो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी होते हैं, उनको कला विषय में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में क्या है, क्योंकि अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण हो रहा है। हम लोग देखेंगे कि जब उदाहरण को थोड़ा सा आप ज्यादा ध्यान रखें, कला वर्ग के विद्यार्थी को विज्ञान वर्ग में समस्या होती है, या विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी को कला वर्ग में समस्या होती है। तो आप उदाहरण को थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि स्थानांतरण में प्रश्न होते हैं जो वो उदाहरण से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से हम लोग देख लेंगे कि जैसे गणित, अब कोई गणित आपने पढ़ ली है, अब गणित को पढ़ने के बाद आप मान लिया कि आपने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी है, आपने गणित को पढ़ा, गणित को पढ़ने के बाद अचानक से आपको एक क्लास किसकी पढ़ाई जाती है, रीजनिंग की पढ़ाई जाती है। अब क्या होगा, आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, जैसे आपने देखा होगा कि जब रीजनिंग में पढ़ाया जाता हमें कि माना प्लस बराबर माइनस या गुणा को भाग मान लिया जाता है। अब क्या होता है, हमने लिखा है 2 × 2, तो आंसर हम दे देंगे 1, क्योंकि हमने अभी गणित पढ़ा था। जबकि रीजनिंग में गुणा को भाग माना हुआ है, तो 2 × 2 करेंगे हम, आंसर 1 आ रहा होगा, और हम क्या करेंगे, हमारे दिमाग में 4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने गणित पढ़ी है, और गणित की जगह पे जब हम रीजनिंग पढ़ रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, वो हमें गणित पुराना जो हमारी नॉलेज है वो क्या करता है, विरोध उत्पन्न करता है। तो ऐसे स्थानांतरण को नकारात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। इसी में एक एग्जाम्पल और बनता है बहुत अच्छा, कि जब भारत का ड्राइवर होता है, कोई इंडिया का ड्राइवर होता है, भारत का जो ड्राइवर होता है वो क्या करता है, अमेरिका में गाड़ी चलाता है, अमेरिका में गाड़ी चलाता है। अब ऐसे में क्या होगा कि जब इंडिया का या भारत का ड्राइवर जाकर के अमेरिका में गाड़ी चलाएगा तो जरूर उसको क्या होगी, परेशानी होगी। कैसे परेशानी होगी कि अभी भारत में क्या होता है, गाड़ी बाईं साइड चलाई जाती है। बाईं साइड चलाने का मतलब है, जब हम सड़क पर चलते हैं तो बाईं साइड चलते हैं, स्टीयरिंग राइट साइड में होती है, दाएं साइड में होती है। और ऐसे में क्या होता है, जब हम अमेरिका में पहुंच जाएंगे, अमेरिका में सब कुछ उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है कि दाएं ओर चलना होता है, स्टीयरिंग बाईं ओर होती है। अब ऐसे में क्या होगा, विरोधाभास होगा, विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, बाधा उत्पन्न हो जाएगी। बाधा उत्पन्न होने का मतलब है कि आपको ड्राइविंग का ज्ञान है कहाँ का, इंडिया का, और जब आप अमेरिका में जाएंगे तो आपको फिर से सीखना पड़ेगा, और जो सीखने में परेशानी आएगी वही अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। स्थानांतरण के तीसरे प्रकार में हम देखेंगे शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण माने जीरो ट्रांसफर, मतलब कोई प्रभाव नहीं, स्वतंत्र रूप से। जैसे पूर्व ज्ञान, आपने जो पहले सीखा है, पहले से जो आपके क्या है, अनुभव है, पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव दूसरी परिस्थिति में कैसे हो, स्वतंत्र हो, और कैसे हो, कोई प्रभाव ना हो जिनका, स्वतंत्र हो, प्रभाव रहित हो। तब क्या होता है,
कोई स्थानांतरण नहीं होता है, जीरो ट्रांसफर होता है। पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव अगली परिस्थिति में स्वतंत्र हो, प्रभाव रहित हो, स्वायत्त हो। स्वायत्त भी पूछा जा सकता है कि जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान तथा दूसरी परिस्थिति में सीखने में स्वायत्त हो तो ऐसा स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो हम कहेंगे जीरो ट्रांसफर कहलाता है। स्वायत्त होने का मतलब है कोई निर्भर ना हो। तो ऐसे में क्या होता है कि किसी भी प्रकार का अधिगम में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो नवीन ज्ञान होता है या नवीन परिस्थिति कैसी होती है? प्रभाव रहित होती है, प्रभाव रहित। अब हमने देखा कि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान का प्रयोग जब हम दूसरी परिस्थिति में करते हैं तथा वह ज्ञान किसी भी प्रकार से ना तो बाधा उत्पन्न करता हो ना ही कोई सहायता देता हो, तो इसे क्या कहते हैं? अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल के बारे में हम देखेंगे कि इसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कि जब रहीम दास जी के दोहे जब हम याद करते हैं, जब रहीम के दोहे याद करते हैं और उसके बाद जब हम क्या करते हैं? कबीरदास जी के दोहे याद पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो क्या होता है? क्या कोई किसी प्रकार की सहायता करता है? नहीं करता है, और न ही किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि कबीरदास जी के दोहों का एक अपना अलग तरीका है और रहीमदास जी के दोहों का एक अपना अलग पैटर्न है। तो क्या होता है? ना तो बाधा उत्पन्न होती है ना ही सहायता उत्पन्न होती है, क्योंकि दोनों अपने आप में कैसे हैं? स्वायत्त हैं, किसी प्रकार से एक दूसरे पर ना तो निर्भर है और ना ही क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाती है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल हम इसका देखेंगे कि जैसे एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी क्या करता है? मान लीजिए क्रिकेट का खिलाड़ी है, क्रिकेट के खिलाड़ी को ही देख लेते हैं। तो क्रिकेट के खिलाड़ी में हम लोगों ने देखा होगा कि एक खिलाड़ी क्या करता है? बॉलिंग करता है। बॉलिंग मतलब गेंदबाजी, गेंदबाजी करता है। और क्या करता है? वही खिलाड़ी क्या करता है? बैटिंग करता है। देखो दोस्तों, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो शब्द है बॉलिंग या बैटिंग, तो ये शब्द डेली यूज में तो अच्छे लगते हैं, हम लोग इनका यूज कर लेते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के शब्द जब सीटेट के पेपर में पूछे जाएंगे तो हाँ, गेंदबाजी, बल्लेबाजी या इस तरह से थोड़ा सा हिंदी के जो शब्द होते हैं उन पे आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में अगर आपको पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं या आपको थोड़ा टाइम बचाना है, तो आपको क्या शब्दों को समझना होगा। शब्दों को समझ लिया तो समझ लीजिए मनोविज्ञान को समझ लिया। तो अब हम देखेंगे कि एक खिलाड़ी जब वही खिलाड़ी बॉलिंग करता है और वही खिलाड़ी बैटिंग करता है, तो किसी भी प्रकार की ना तो बाधा उत्पन्न होती है ना ही सहायता होती है। जैसे एक खिलाड़ी जब बॉलिंग करता है और दोबारा जब वही खिलाड़ी बैटिंग करने के लिए जाता है, तो क्या बॉलिंग का जो उसका ज्ञान है या बॉलिंग करने की जो उसकी क्षमता है या योग्यता है, वो क्या उसकी बैटिंग करने में बाधा उत्पन्न करती है? बिल्कुल नहीं करती है। ना तो बाधा उत्पन्न करती है ना तो सहायता उत्पन्न करती है, क्योंकि उसका जो बॉलिंग की योग्यता है उसकी वो एक उसकी अलग है और बैटिंग की योग्यता उसकी अलग है। दोनों ना तो एक दूसरे पर निर्भर है और ना ही एक दूसरे में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ऐसा स्थानांतरण क्या कहलाता है? शून्य स्थानांतरण कहलाता है, क्योंकि दोनों का ज्ञान अनुभव स्वतंत्र रूप से होता है। उसके बाद अब दोस्तों, जो हमने सबसे पहला अंतरण पढ़ा था सकारात्मक स्थानांतरण, उसी के 3 प्रकार होते हैं। अब हम उनके बारे में जानेंगे। तो सकारात्मक जो स्थानांतरण है, सकारात्मक अंतरण है, उनके 3 प्रकार के बारे में देखेंगे। उसमें से जो सबसे पहला प्रकार होता है वो क्या होता है? क्षैतिज अंतरण, जिसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज अंतरण। क्षैतिज अंतरण का मतलब होता है कि जैसे एक विषय का ज्ञान उस पढ़ने में क्या करे? उसी विषय को पढ़ने में मदद करे। जैसे एक विषय का ज्ञान है और वो उसी विषय में मदद करे, उसी विषय में सहायक हो।
तो ऐसा अंतरण क्या होता है? क्षैतिज अंतरण कहलाता है। कैसे? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि गणित हमने पढ़ी है, मैथ पढ़ी है, तो जो मैथ होती है वो मैथ में ही मदद कर देती है, हमारी कर देती है ना। जैसे कि हम लोगों ने जोड़ करना सीखा, प्लस सब करना सीखा, एडिशन करना सीखते हैं हम लोग, तो उसके बाद जब हम वही मल्टीप्लाई करना सीखे, गुणा करना सीखे, तो क्या करता है? मदद करता है ना। पहले गुणा करने के बाद क्या करना पड़ता है? जोड़ करना पड़ता है। तो इसको क्या कहेंगे हम? क्षैतिज अंतरण कहते हैं, क्षैतिज अंतरण कहते हैं। जैसे कि अंक गणित, कभी कभी रेखा गणित में भी सहायक होती है, तो बीज गणित होती है वो हमारी, अलजेब्रा होती है वो हमारी कोऑर्डिनेट में हेल्प करती है। तो ये सारी प्रकार के जो अंतरण होते हैं वो क्षैतिज अंतरण कहलाते हैं। ये सकारात्मक अंतरण का ही एक प्रकार है, क्योंकि सकारात्मक अंतरण में हमने देखा था कि मदद करता है एक विषय दूसरे विषय में, और ये क्षैतिज है, एक विषय उसी विषय में मदद करता है। उसके बाद हम दोबारा देखते हैं कि ऊर्ध्व अंतरण कहलाता है। जो दूसरा प्रकार है हमारा क्या है? ऊर्ध्व अंतरण। ऊर्ध्व अंतरण क्या होता है? ऊर्ध्व अंतरण होता है कि एक विषय का ज्ञान, एक विषय का ज्ञान क्या करता है? दूसरे विषय में मदद करता है, दूसरे विषय में मदद करता है। तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम का ऊर्ध्व स्थानांतरण कहा जाता है, या अधिगम का ऊर्ध्व अंतरण कहा जाता है। जैसे कि हम लोगों ने क्या किया? पहले संस्कृत सीखी, तो संस्कृत का संधि विच्छेद सीखा, या संस्कृत का किसी भी प्रकार का ज्ञान लिया, और उसी का प्रयोग हमने किस में किया? हिंदी में कर लिया। अब क्या है? संस्कृत और हिंदी दो भिन्न भिन्न विषय हैं, अलग अलग विषय हैं। अब एक विषय का ज्ञान का प्रयोग हम दूसरे विषय में कर रहे हैं, तो ये क्या? अधिगम का ऊर्ध्व स्थानांतरण कहलाता है। ऊर्ध्व का समझ रहे हैं यहाँ, थोड़ा सा ऊपर उठ करके। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि अधिगम का द्विपार्श्वीय स्थानांतरण। द्विपार्श्वीय अंतरण। द्विपार्श्वीय अंतरण क्या होता है कि जब एक हाथ का कौशल जब हम दूसरे हाथ में विकसित कर लेते हैं, जैसे कि एक शरीर के किसी एक अंग का कौशल हम दूसरे अंग में विकसित कर लेते हैं। साफ तौर से दाएं अंग का कौशल बाएं अंग में विकसित कर लेना, दाएं अंग का कौशल कहां? बाएं अंग में विकसित कर लेना क्या कहलाता है? द्विपार्श्वीय अंतरण कहलाता है। द्विपार्श्वीय अंतरण कैसे होता है? जैसे कि कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमें से कुछ लोग क्या होते हैं, दाएं हाथ से लिखते हैं, राइट हैंडर होते हैं, और कुछ जो विद्यार्थी होते हैं वो लेफ्ट हैंडर होते हैं, बाएं हाथ से लिखते हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ महानुभाव ऐसे भी होते हैं जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है? पहले उन्होंने क्या किया? राइट हैंड से लिखना सीखा, दाएं हाथ से लिखना सीखा। फिर क्या हुआ? उनकी ऐसी इच्छा हुई, उन्होंने बाएं हाथ से भी लिखना सीख लिया। क्या हुआ? एक हाथ का कौशल दूसरे हाथ में विकसित कर लिया। ऐसा अंतरण क्या कहलाता है? अधिगम का द्विपार्श्वीय अंतरण कहलाता है। तो दोस्तों, अधिगम स्थानांतरण के बाद अब हम अधिगम स्थानांतरण के नियम के बारे में बात करेंगे। अधिगम स्थानांतरण के नियम में हम सबसे पहला नियम देखेंगे, मानसिक शक्तियों का नियम। मानसिक शक्तियों का नियम से तात्पर्य होता है कि जो व्यक्ति अधिगम स्थानांतरण में जितनी अधिक मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है, उतना ही क्या होता है? उसका स्थानांतरण अच्छा हो जाता है, उतना ही अधिक उसका अधिगम का स्थानांतरण होता है। जैसे कि जब हम किसी भी प्रकार के ज्ञान या अनुभव को प्राप्त करने में अपने पूर्व अनुभव या ज्ञान का प्रयोग करते हैं, जितना भी अधिक हम उसमें क्या करेंगे? चिंतन करेंगे, कल्पना करेंगे, या तर्क शक्ति का प्रयोग करते हैं, या मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जितना अच्छा दिमाग लगाएंगे, है ना, तो वो क्या कहलाता है? उतना ही अच्छा अधिगम का स्थानांतरण हो जाता है।
जितना अच्छा विचार करेंगे तो ये सारी चीजें आ सकती हैं। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? मानसिक शक्तियों के नियम कहलाती हैं। और उसके बाद आता है औपचारिक प्रशिक्षण का नियम। औपचारिक प्रशिक्षण का नियम से मतलब है कि जब हम मानसिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख जाते हैं, जितना अधिक मानसिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख जाते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रशिक्षण लेते हैं। और प्रशिक्षण किस लिए लेते हैं? कि इन मानसिक शक्तियों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कर सकें। जैसे आप किसी भी चीज की ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग में आपको क्या सिखाया जाता है? वो एक निश्चित काम कैसे करना है इसकी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग में आप करते क्या है? किसी काम को बार बार करते हैं, अभ्यास करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं कि इस काम को आसानी से कैसे किया जा सकता है। यही तो मानसिक शक्तियों का नियम कहलाता है, यही तो आपके मानसिक शक्तियों का प्रभाव कहलाता है। और इसी का प्रयोग हम औपचारिक प्रशिक्षण में करते हैं। औपचारिक का मतलब होता है किसी विशेष काम को करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण लेना, उस काम को सीखना। जैसे कि आप लोग डांस, कुछ लोग सीखने जाते हैं तो डांस सीखने में क्या करते हैं? आप लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं ना डांस सीखने का, तो उसमें क्या करेंगे? आप अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे। कुछ लोग अच्छा उतना ही समय में सीख जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा कम सीख पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है वो ज्यादा अच्छे से सीख सकता है। इसी प्रकार से अब हम जब अगला देखेंगे समान तत्वों का नियम, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थॉर्नडाइक ने दिया था। समान तत्वों का नियम क्या कहलाता है? कि जब भी कोई दो सीखने वाली ऐसी चीजें, वस्तुएं, जिनमें क्या होता है? अनुभव या उसके जो तत्व होते हैं वो उनमें जितनी अधिक समानता होती है तो वो समान तत्वों का नियम कहलाते हैं। यानी कि जो आपका पुराना अनुभव है और जो क्या है? पूर्व अनुभव तथा नवीन अनुभव में जितनी अधिक समानता होगी, सीखना उतना ही सहज हो जाता है। जैसे कि आपने एक विषय को पढ़ा और फिर आपने वही दूसरा विषय पढ़ा, उनमें जितनी चीजें मिलती जुलती होंगी वो हमें आसानी से याद हो जाती हैं, और जो चीजें नई होती हैं उनको थोड़ा सा कठिनाई होती है सीखने में। तो जितनी समानता होगी उतना ही सीखना आसान होता है। जब भी आपने देखा होगा कुछ चीजें जब हम याद करते हैं तो उनको एक दूसरे से रिलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि समानता बनी रहे, और यही समान तत्वों का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। चौथे नंबर पे हम लोग देखेंगे कि सामान्यीकरण का नियम। सामान्यीकरण का नियम मतलब CHZ ने इस नियम को प्रतिपादित किया था, और इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि व्यक्ति जब अपनी शक्तियों का प्रयोग करके विषय को जितना अधिक सरल बना ले, सरल का मतलब है सामान्य बना लेना। सामान्य कहते हैं ना कि सरल बना लेना, मतलब कोई काम थोड़ा सा कठिन है या कोई काम को करना मुश्किल हो रहा है तो आपने क्या किया? अपने मानसिक शक्तियों का प्रयोग किया और उसको सरल बना लिया, आसान बना लिया, है ना। किसी काम को कुछ लोग क्या करते हैं? बहुत ही घुमा फिरा के बहुत ही कठिन तरीके से करते हैं, लेकिन वही काम को कुछ लोग आसान बना देते हैं ताकि आसानी से उसको सीखा जा सके, आसानी से समझा सके। ये स्थानांतरण का अच्छा नियम कहलाता है, क्योंकि जब एक ज्ञान आप प्राप्त कर चुके, अनुभव प्राप्त कर चुके, अब क्या है? दूसरे को आपको उस ज्ञान का स्थानांतरण करना है तो उसको सरल बना लीजिए। जितना सरल होगा ज्ञान का स्थानांतरण उतना ही आसान हो जाता है। उसी प्रकार से हम देखिए सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का नियम। ये क्या दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयर ने अपने बुद्धि के सिद्धांतों में सामान्य एवं विशिष्ट बुद्धि का जो सिद्धांत दिया उसी के अनुसार है कि सामान्य बुद्धि होती है और एक विशिष्ट बुद्धि होती है। हम देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, एक होती है सामान्य बुद्धि और एक विशिष्ट बुद्धि होती है। सामान्य बुद्धि जैसे कि जो सभी व्यक्तियों के अंदर पाई जाती है। विशिष्ट बुद्धि क्या होती है? प्रत्येक व्यक्ति में विशेष प्रकार की कुछ एक योग्यता होती है, वो उसकी विशिष्ट बुद्धि कहलाती है, उसकी विशिष्ट योग्यता कहलाती है। इस योग्यता के अंतर्गत क्या आता है? जैसे उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे कि खाना जब हम खाते हैं तो क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति को खाना अच्छे से आता है, सभी व्यक्ति खाना खा लेते हैं क्योंकि वो उनकी क्या है? जरूरत है। इसी प्रकार से लेकिन हम देखेंगे कि ये सामान्य बुद्धि हो गई। सामान्य बुद्धि का मतलब है हमें खाना कैसे खाना है, ये सामान्य बुद्धि है, सबके अंदर होती है क्योंकि खाना सब लोग खाते हैं।
और जब उसी खाने को बनाने की बात आती है तो ये विशिष्ट बुद्धि के अंतर्गत आता है, क्योंकि सभी लोगों को ना तो खाना बनाना आता है और सभी लोगों को एक जैसा खाना बनाना भी नहीं आता है। कुछ लोग थोड़ा कम अच्छा खाना बना लेते हैं तो कुछ लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। ये क्या है? उनकी विशिष्ट बुद्धि कहलाती है। तो अधिगम के स्थानांतरण के नियम के बारे में जानने के बाद अब आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए मनोविज्ञान को। थैंक यू क्लास।